नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मैं यमुनानगर में हूँ और यमुनानगर में हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता, कैडराइज़्ड कार्यकर्ता डॉक्टर निर्मल सिंह, इनकी दूसरी पीढ़ी जो है इस समय बहुजन समाज पार्टी में अपना योगदान और सेवाएँ दे रही हैं। और डॉक्टर निर्मल सिंह यूक्रेन से एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, उसके बाद इनका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी से हुआ है और ये इस समय यहाँ पर यमुनानगर में समाज की सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, कैडर के साथ काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है राजपथ पर। धन्यवाद आप लोग सभी मीडिया का और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे इस यमुनानगर हरियाणा में आए और कवरेज करने का काम बहुजन मूवमेंट को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। दिल की गहराइयों से आप तमाम पूरी टीम का, आपकी टीम का, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। तो हम लोग इस समय यहाँ पर हैं तो मेनली डॉक्टर साहब से बात, क्योंकि ये पुराने मिशनरी कार्यकर्ता हैं, परिवार जुड़ा हुआ है और उसके बाद फिर ये यूक्रेन, बॉस्टन, एक बड़ा लंबा सफर रहा। तो बात करेंगे शुरुआत से डॉक्टर साहब, कब से आप और आपके परिवार का ताल्लुक जो है बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट और बहुजन समाज पार्टी से है? जब यहाँ पे मुझे याद है मैं 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ता था और यहाँ पे हमारे यमुनानगर में एक सजादपुर कांड हुआ था, जो कि एक बहुत बड़े राइस मिल, जो शुगर मिल के जो व्यापारी हैं, उन्होंने एक नाजायज कब्जा किया हुआ था सजादपुर में। तो वहाँ पे हमारे समाज की जो ज़मीन थी उसको खाली कराना चाहते थे और वहाँ पे अपना जो कंडा वंडा वो लगाना चाहते थे। तो जिसमें हमारे लोगों को काफ़ी आहत हुआ है और नुकसान हुआ है, उन मार चोटें भी लगी हैं। और हमारी पार्टी के उस समय के जो तत्कालीन जो अध्यक्ष थे प्रदेश के, आदरणीय श्री अमन कुमार नागरथ जी थे, और तब वो जेल में भी गए, चोटें भी खाई और उस समय काफ़ी संघर्ष लोगों ने किया। समाज के लोग एक कड़ी के साथ जुड़ के खड़े हुए और बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं उस समय बच्चा था, तब से मैंने ये ज्वाइन पार्टी कर ली थी और छोटा ही था, दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी, और तब से मैं बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर के वही विचारधारा बाबा साहब की, महापुरुषों की, फूले साहू गाडगे, एवी स्वामी रामा पेरियर, तो सभी की विचारधारा को, उसके बाद अब बाबा साहब और बहन मायावती साहब कांसीराम की विचारधारा को लेकर के अपने दिल में उतार के, जहन में उतार करके जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। और मेरी रही जो ग्रेजुएशन की बात है, पढ़ाई लिखाई की पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, एमडी मेडिसिन, पोस्ट ग्रेजुएशन बोस्टन यूनिवर्सिटी यूएसए, एंड पल्मोनोलॉजी फ्रॉम हैदराबाद, इन फेलोशिप इन पल्मोनोलॉजी फ्रॉम हैदराबाद। तो ये मेरी एजुकेशन है और जस्ट आई एम रनिंग माय हॉस्पिटल सिंस 15 ईयर एंड आई हैव डन ग्रेट जॉब इन द गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो, सेक्टर 16 चंडीगढ़। So when I did good work and I quit the job between, and 2 years after I quit the job and I started my business and started my practice here in this city uh, to give our best to best service to the our community, those जो बेचारे गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, जो कुछ लोग मेडिकल के क्षेत्र में भी जो आप बहुत डॉक्टरों से बात करते डरते थे और आज भी डरते हैं, लेकिन डॉक्टर निर्मल ने यहाँ अपना छोटा सा क्लिनिक किराए के मकान में लेकर शुरू किया था। आज हमारा अपना अस्पताल है और तब भी और आज भी बिल्कुल परिस्थितियां कैसी भी रही हों, पार्टी के साथ अच्छे बुरे दिन भी है सब कुछ, लेकिन डॉक्टर निर्मल तन मन और धन से पूरे परिवार के साथ इस मूवमेंट के साथ खड़ा है। सर, आपकी कोई यादगार रही हो, जब आपने बताया जैसे यमुनानगर जो है इसको बसपा का गढ़ कहा जाता है, यहीं से मिशन मूवमेंट की शुरुआत हुई, मान्यवर काशीराम साहब यहाँ पर रहे, और आपकी कोई यादगार रही हो या फिर आपके पिताजी की कोई यादगार रही हो मान्यवर साहब के साथ की जो आपके साथ साझा की हो, बताई हो कैसे वो काम किया करते थे, क्योंकि आपका तो परिवार ने बताया कि लंबे समय से साथ में रहा। एक बार की बात है, जब मैं अम्बाला लोकसभा चुनाव था और 1996-97 के आसपास की ये घटना है। साहब कांसीराम जी अम्बाला आए थे और तब उन्होंने एक अपनी स्पीच में ये कहा था, एक नीले झंडे का महत्व पूछा था। एक पत्रकार बंधु आए थे और उन्होंने बात कही कि साहब कांसीराम जी से नीले झंडे का और हाथी निशान का क्या मतलब है, आपने इस नीले झंडे को और हाथी निशान को क्यों अपनाया। तो साहब ने एक याद था मुझे, बिल्कुल वो बात आज भी याद है और मैं कई बार इनको कहीं अपनी स्पीच में भी कह चुका हूँ। उन्होंने कहा था कि देखिए, जो नीला झंडा है ये हमारे महापुरुषों का मिशन चलाया हुआ है, जो फूले ने चलाया, साहू जी महाराज ने चलाया, सावित्री बाई फूले ने चलाया, और उसके बाद
गाडगे ने, ईवी स्वामी पेरियर ने और उसके बाद बाबा साहब ने। तो इस मूवमेंट को जो है ना उन्होंने चलाया और नीले झंडे का जो है ना निशान ये तब से है और इसमें जो हाथी छपा है। तो पत्रकार ने पूछा कि आपने कहां से लिया है निशान, आपने क्यों लिया? लगे कहने देखो इस पे मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा, ज्यादा अपना दिमाग मुझे खर्चने की जरूरत नहीं है। जो काम मेरा महापुरुष कर गए हैं, जो मिशन के लोग कर गए हैं, वो जहां तक कर गए हैं, मेरा ड्यूटी है उसको आगे से वहीं से स्टार्ट करना। मैं अपना दिमाग पीछे नहीं ले जाना चाहता। और मैंने भी अपना लिया सीधे सीधे, मैंने भी नहीं पूछा अपने महापुरुषों से कि इसका मतलब क्या है। जब से विचारधारा पढ़ा, फूले को सबको पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा कि मैंने भी नीला झंडा अपना लिया और उस दिन से साहब का उनको जवाब मिल गया था। तो वही चीज आज डॉक्टर निर्मल के साथ है। हमने भी पूछने की जरूरत नहीं करी। जब हमारे महापुरुषों ने नीला झंडा हाथी निशान उठा लिया तो आज हम भी नीला और झंडा और हाथी निशान के साथ इस समाज के साथ, इस बहुजन मूवमेंट के साथ तन मन और धन से लगे पड़े हैं। सर, आप एक सामान्य से परिवार से आते हैं। आपने बताया कि आपकी माताजी जो थी, क्या नाम है वो, माताजी बता दिहाड़ी मजदूरी दिहाड़ी किया मजदूरी करते थे, गेहूँ काटा करते थे जमींदारों के यहाँ। उसके बाद फिर आप पढ़े लिखे और मतलब पढ़े आप, और पढ़ने के बाद आप यूक्रेन और यूएसए बॉस्टन जगह तक पहुँचे। कैसे पहुँचे, ये सब कैसे हुआ? क्योंकि वो जो समाज है जिससे आप आते हैं, हम सब लोग आते हैं, जो एससी एसटी ओबीसी समाज जो है, वहाँ के बच्चे इतने ऊपर तक नहीं पहुँच पाते। बहुत सारी चीज़ों का अभाव रहता है, तमाम चीज़ें रहती हैं। थोड़ा-सा अपने सफ़र के बारे में बताएँ। देखिए जब मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से जब 10वीं की पढ़ाई की, हिंदी मीडियम स्कूल से थी और गांव के स्कूल से, अपने गांव के स्कूल से पढ़ा। उसके बाद जैसे 11वीं में एडमिशन लेना था या 12वीं में लेना था, तब क्या होता था कि जब 11वीं में अगर आपने साइंस में एडमिशन लेना है तो 10वीं की परसेंटेज बहुत हाई अच्छी मानते थे कि वो ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन मैं उस समय 10वीं में पास हुआ। ओनली एंड ओनली आई पास्ड 10th क्लास टू फॉर द गांधी डिवीजन। गांधी डिवीजन मीन्स आप कहोगे कि 33% से भी कम नंबर वाली पास करी। लेकिन उस समय के टाइम में तो 10वीं पास करना एक बहुत बड़ी बात थी। तो लेकिन मैं खुश नहीं था उस चीज़ से। मैंने वो पूरा साल क्विट किया कि यार मेरा तो ड्रीम कुछ और है, मैं तो सेवा करना चाहता हूँ समाज की। एक थीम था, एक मिशन था कि डॉक्टर बनूंगा एक दिन और समाज तमाम अपने माँ बाप की, समाज की सेवा करूंगा। तो एक मन में ठान लिया था कि यार दोबारा से 10वीं कर। मैंने दोबारा से 10वीं करी और जब सेकेंड टाइम में मैंने पूरा साल मेहनत करके मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। और फर्स्ट उसके बाद साइंस सब्जेक्ट लिए, लोगों ने बहुत क्रिटिसिज्म किया, बहुत सारे कहा कि गांव के स्कूल से पढ़ा, हिंदी मीडियम से पढ़ा और आप जो है ना गलत डिसीजन है। कोई बात नहीं है, तो भैया मेरी समस्या आप लोगों की थोड़ी ना समस्या है। तो उसमें जो अपर कास्ट के लोग भी थे, सब लोग हंसते थे, लेकिन हम अपने उस पर लगे रहे और एक दिन हमने इंटर भी कर ली पास 12वीं, और वो भी फर्स्ट डिवीजन से पास करी। फिर बहुत सारी परिस्थितियां आई, हम लोगों ने नीट के एग्जाम दिए। पहले पीएमटी होता था, उसमें एमबीबीएस के सिलेक्शन के लिए होता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि 2 साल मैंने संघर्ष किया अपने मेरी उसके लिए नंबर पढ़ने के लिए। 2-3 एग्जाम भी दिए। लेकिन क्या था उस समय के हालात जो थे, एक एससी बच्चा आप जब फिल करता है पेपर, जब फॉर्म निकलते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी के, तो सारा वो हमें पहले कास्ट सर्टिफिकेट डाल दो जी। और फिर ऐसा हमारे जो बुजुर्गों ने नाम रख दिए, हमारे फादर के नाम रख दिए हैं, तो या मदर के नाम रख दिया, वो इस तरीके से रख देते थे, कुरडिया राम, मंगलूराम जी, सुपुत्र श्री फलाना, ये ना, मतलब वो यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर और जो उसको फार्म को देखते थे ना, वो पहले ही कर देते थे कि यार ये तो नीचे वाला ही है, फार्म नीचे रिजेक्ट। फार्म रिजेक्ट हो जाता था। 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ रोहतक मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद मैंने सपना नहीं छोड़ा। मैंने कहा यार अब क्या करूं। मैंने एक वकील का सहारा लिया, 1 साल कोर्ट में भी रहा। लेकिन स्टूडेंट था, मन में तो थी कि डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने के साथ साथ भी मैं मुकदमे थोड़ी ना यहाँ जीतता रहूंगा, लड़ाइयाँ लड़ता रहूंगा। फैसला एक जब है गया सर। उसके बाद फिर मैंने अपने माँ बापों को बोला कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। और मैंने सर्च किया सारा। आई वेंट वेयर एंड देयर सो मेनी काइंड ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड दोज हेल्पिंग द स्टूडेंट टू एडमिशन गाइडेंस टू गो अब्रॉड एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन। और मैंने कई जगह घूमा देश के, सहारनपुर हमारे उत्तर प्रदेश लगता है, कई एजेंटों के पास गया तो कुछ गाइडेंस मिला मुझे। और एक दिन मैं यहाँ से फिर घर वालों को मनाया, पैसे वैसे जो थे सब कुछ बेच करके, परिवार ने, बहनों ने, सिस्टर ने, भाइयों ने, सब ने मदद करके मेरे को उस पे भेज दिया बाहर पढ़ने के लिए।
और फिर मैं बाहर से मैंने एमडी अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके यहाँ आ गया। सर, आपने संघर्ष किया, आपने आपने बताया कि आपका परिवार उस हिसाब से मेहनत मज़दूरी करता था, आपने संघर्ष किया, आपने आप उस चीज़ से बाहर निकले, लेकिन अब आपके सामने जो आपकी नई पीढ़ी आने वाली है, उनका भविष्य जो है, उसमें काफ़ी बदलाव आ गया और मतलब आपके संघर्ष से जो आपकी पीढ़ियाँ हैं और आपके समाज की आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो भी प्रोत्साहित होती हैं और उनको लेके मतलब एक अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट होता है। जब आप समाज में जाते हैं, अपने समाज के बच्चों को देखते हैं, जो वहाँ तक नहीं पढ़ पाते, जैसे कि आजकल तो नीट की कोचिंग हो गई है, तो नीट में जब आप तैयारी करते हैं तो आपको महँगी कोचिंग पढ़नी पड़ती है क्योंकि अगर आप घर से तैयारी करके जाएँगे तो आप वहाँ कम्पीट ही नहीं कर पाएँगे, है ना? तो आने वाले जो बच्चे हैं, जो आपके समाज के बच्चे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे प्रोत्साहित करना चाहेंगे? उनको और यही उनके लिए आप कुछ क्या कर रहे हैं? उनके लिए मैं 2 शब्दों में जैसे मैंने अपने महापुरुषों को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा और आने वाले जब भी मेरी कहीं से स्पीच होती है, मैं बोलता हूँ किसी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में मैं जाता हूँ और अपनी पार्टी के भी कार्यक्रम में मैं जाता हूँ। सिर्फ मैं एक बात कहता हूँ जो महापुरुषों ने कही है, बाबा साहब ने कही है कि शिक्षा शेरनी का दूध है वो पिएगा दहाड़ेगा। और आपके सामने डॉक्टर निर्मल इसलिए दहाड़ रहे हैं, इसलिए अच्छे कपड़े पहन रहे, इसलिए गाड़ी पहन रखे हैं, पूरा परिवार सारा चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और इसलिए बच्चों तुम भी जो है ना, एक जब डॉक्टर निर्मल एक गरीब का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, एक घर में रोटी के लाले भी पड़े हुए थे एक वक्त, तो उसका बच्चा एक डॉक्टर बन सकता है, तो तुम क्यों नहीं बन सकते? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंस्पायर होके इन 20 साल के अंदर बहुत सारे डॉक्टर निर्मल का आते हैं पूछने और गाइडेंस लेते हैं और मैं उनको तन मन और धन से अगर किसी को पुस्तक, कॉपी, नोटबुक किसी भी तरीके की जरूरत है वो भी प्रोवाइड करवाता हूँ, वो भी हेल्प करवाता हूँ। बहुजन समाज पार्टी से आप हैं, इस समय बहुजन समाज पार्टी की कमान एक युवा नेतृत्व के हाथ में है। जो बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो हैं बहन जी मायावती, उन्होंने 50% युवाओं को भागीदारी देने की बात कही। आकाश आनंद हरियाणा में पहुंचे, तो इससे पहले बसपा की स्थिति यहाँ पे और इस कैडर कैंप के बाद बसपा की स्थिति यहाँ पे आप कैसे देखते हैं? देखिए बसपा का जो यहाँ पे जो ये जो गढ़ माना जाता है, जिला यमुनानगर और अंबाला, ये बसपा का गढ़ माना जाता है शुरू से, जब साहब ने यहाँ पे कैडर करना शुरू किए थे और लोगों को जागृत किया था। और ऐसे ऐसे मौक़ों पे साहब ने कहा था कि कहीं पे किसी की रस्म क्रिया हो, वो मत छोड़ना। अपने नेताओं को एक ऐसे कैडर के माध्यम से बताया था कि वहाँ आपको तो एक तो लोग मिल जाएंगे, इकट्ठे हुआ है मिल जाएंगे, एक अपनी बहुजन मूवमेंट की बात आप वहाँ पे कह सकते हो। तो एक इस तरह से जो है ना लोगों को मोटिवेट किया गया और इस मूवमेंट को बढ़ाने का काम किया। रही बात आदरणीय श्री आकाशनंद जी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, और इसी दौरान यहाँ से एमएलए बने हैं, हमारे सांसद भी बने हैं, कहीं कहीं बने हैं, लेकिन जनरल और ओबीसी समाज से बने हैं। इस हरियाणा का ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक भी कोई शेड्यूल कास्ट का कोई एक भी एमएलए नहीं बना, विधानसभा का आज तक मुंह नहीं देखा किसी ने। और इन पिछले 10 सालों में पार्टी बिल्कुल बैकफुट में थी। जो यहाँ का पदाधिकारी थे, जो भी थे, जिस तरीके से भी गलत नीतियां रही हैं, तो वो अच्छा नहीं रहा है प्रदर्शन पार्टी का। और आज जो एक युवा पीढ़ी आ गई है, आदरणीय आकाशनंद जी आ गए हैं पार्टी में, बहन जी ने इनको कोऑर्डिनेटर बना करके भेजा है। तो एक युवाओं की जो सोच है, उनके जो अंदर है, वो एकदम हौसला बढ़ गया है। और आज तो मैंने एक ट्वीट भी किया कि अगर जो ये बिखरा हुआ हमारा युवा है, आज पार्टी के पास युवा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो तन मन धन से लगा हुआ है। और जो नहीं है, जो कोई भी झंडे उठा रखे हैं, ज्यादातर तो जो है ना नीले झंडे वाले ही हैं हमारे लोग, जो हमारी पार्टी मूवमेंट को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। उनसे सबसे मेरा यही निवेदन है कि एक ही झंडा है हमारा, वो नीला झंडा, और वही झंडा जिसके ऊपर हाथी निशान छपा हुआ है, वही हमारा असली झंडा है, और उसी से हम सत्ता हथिया सकते हैं, पावर में आ सकते हैं। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन मायावती ने हमारे कोऑर्डिनेटर श्री आदरणीय श्री आकाशनंद जी को इस देश के मूवमेंट के लिए एक युवाओं को जगाने का जो काम किया, मैं दिल से आई अप्रिशिएट टू बहन जी। उन्होंने एक बहुत बढ़िया सोच के साथ साथ, और हमें भी उम्मीद है, हौसला है, उम्मीद है कि आने वाला जो 50% वाला जो कार्यक्रम है युवाओं को दें और युवाओं को प्रोत्साहित करें और युवाओं की जो चेतना पैदा करें, और मूवमेंट के प्रति, बहुजन समाज पार्टी के प्रति ऐसी चेतना पर ऐसे कैडरिस्ट लोग हमारे बीच में भेजें, ताकि वो पुराना जो हमारा कैडर होता था उसके आधार पर चलकर एक मूवमेंट को एक नया आगाम दे सकें, और आने वाले समय में जो हमारी सरकार बन सके, बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बन सके। तो मेरा तो यही कहना है।
जी, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ है डॉक्टर निर्मल सिंह जो कि मतलब एससी-एसटी समाज से आते हैं और उनके परिवार भी सामान्य था, बहुत गरीब परिवार था। उन्होंने अपनी मेहनत से तमाम आपने इनकी कहानी सुनी, ऐसी न जाने कितनी कहानियाँ बहुजन समाज में हैं, जो अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर इस समाज में उस मुकाम तक पहुँचे हैं और नाम किया है अपने समाज का, तमाम चीज़ें की हैं। ऐसी स्टोरीज़ और आगे आनी चाहिए ताकि जो एससी-एसटी समाज के, जो बहुजन समाज के युवा हैं, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को पहचान सकें और आगे बढ़ सकें और इस समाज में मतलब समतामूलक समाज की, देश में समतामूलक समाज की स्थापना करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।